अपने बैंक के थ्रू आरबीआई को एप्लीकेशन जाता है करते हैं, तो उसमें हर एक चीज हमें देखना पड़ता है, क्या पॉलिसीज है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन से रिस्ट्रिक्शन है। एक्सपोर्ट है इसका जो हमारा वर्ड है एक्सपोर्ट। अब इसके दो वर्ड पे आप थोड़ा फोकस करो। एक्स, अपने एक्स पे मत जाना है। एक्स मतलब अभी आपके जो एक्स है वो जा चुके हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। माई सेल्फ राफिया शेख। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पास्ट में जाते हैं। पास्ट में जाते इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पास पे जाओ, मैं मेरे पास में जा रही हूँ। पास्ट में ऑलरेडी हमने जो हमारा चैप्टर 2 है ट्रेड, उसकी हमने जो दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एक्चुअली ट्रेड होता क्या है। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दोनों वीडियो में पता है कि ट्रेड होता क्या है। ट्रेड इज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मॉनिटरी टर्म्स। कमोडिटी रहती है, एक उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो हमने क्या देखा था कि ट्रेड एक्चुअली दो पार्ट में बाइफरकेट है, हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। ऑलरेडी इंटरनल हमने देख लिया। तो इंटरनल ट्रेड हमें बोलता क्या है कि आप जो भी धंधा कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे जो भी ट्रेड कर रहे हो, वो आपकी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है। आपकी फॉर एग्जाम्पल कि इतना ही आपका क्या है, ये इसके अंदर ही क्या करने वाला है, आपका जो भी ट्रेड है, आप जो भी बिजनेस करने वाले हो, सिर्फ इसके अंदर करने वाले हो। तो इंटरनल ट्रेड हमने देखा था। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी बहुत सारी चीज क्या हो रही है, बाइफरकेट हो रही है। ऑलरेडी हमने देखे हैं। आपको अगर नहीं देखा तो आप लास्ट के दो वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। अभी हमारा वहां पे ये था कि ट्रेड दो पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये जो इंटरनल हो गया, हम देखने वाले कि एक्सटर्नल ट्रेड होता क्या है, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, मतलब यहाँ पर क्या होती है, मोर देन टू कंट्रीज, अगर दो से ज्यादा कंट्री अगर इन्वॉल्व होती है तो हम उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अगर कंट्री के अंदर ही सब हो रहा है तो वो इंटरनल कहलाता है। बट अगर दो से ज्यादा कंट्री अगर वहां पे इन्वॉल्व हो रही है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कुछ सामान किसी बाहर वाली कंट्री से मंगा रही, फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं इंडिया में हूँ और मैं बाहर फॉर एग्जाम्पल जापान से मंगा रही हूँ, या जापान के साथ ट्रेड कर रही हूँ, या चाइना बोल दो, साउथ अफ्रीका बोल लो, अमेरिका बोलो, जिसके साथ मैं ट्रेड कर, तो वहां पे मैं किसी बाहर वाली कंट्री के साथ क्या कर रही हूँ, इन्वॉल्व हुई हूँ और मैं ट्रेड कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंट्री नहीं, यहाँ पे दो कंट्री हो रही है, दो से शायद तीन कंट्री भी हो सकती है। तो जहां पर दो से ज्यादा कंट्री अगर इन्वॉल्व हो रही है, वो हमारा कौन सा ट्रेड कहलाता है, एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। अभी एक्सटर्नल ट्रेड जो हम इंटरनेशनल ट्रेड जिसको हम बोलते ही है, अभी इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इतना इजी नहीं होता। मतलब ये बहुत थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है। हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है, हम जो कर रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जापान के साथ ट्रेड कर रही हूँ, तो अगर मेरा और जापान का पॉलिटिकल रिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक घर में दो भाई है, अगर वो दोनों भाई की नहीं बनती, तो क्या दोनों भाई एक साथ अपना बिजनेस धंधा जमा सकते? नहीं जमा सकते, दोनों अपना सेपरेट बिजनेस करेंगे ना। तो वैसे ही ये तो बहुत मैंने बेसिक से एग्जांपल लिया। तो वैसे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और जापान का नहीं जम रहा, अगर दोनों की पॉलिटिकल रिलेशन सही नहीं है, तो क्या दोनों ट्रेड कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमें उसके पॉलिटिकल रिलेशन देखने पड़ेंगे कि हमारे कौन से कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं, उनके क्या पॉलिसी है, कि इंटरनेशनल कौन सी पॉलिसी है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें ना, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, यहाँ बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। ये मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूड होती है। अब हमने देखा कि जैसे इंटरनल ट्रेड हमारे बहुत सारी चीज में बाइफरकेट है, तो वैसे हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है, ये भी बहुत सारी चीज, मतलब ये तीन पार्ट में डिवाइड है। एक्सटर्नल ट्रेड, अब एक्सटर्नल ट्रेड मैंने क्या बोला कि ये इतनी हमारी फॉर एग्जांपल ये इतनी कंट्री थी। अब अगर मैं इसके बाहर भी कर रही हूँ ना, तो क्या हो रहा है कि मैं एक्सटर्नल ट्रेड कर रही हूँ, मेरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर मैं कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरा एक्सटर्नल ट्रेड हुआ। अब एक्सटर्नल ट्रेड में तीन पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, and the last one is entry port trade. ओके, बहुत
इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड, इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैं बेसिक से आपको मीनिंग बता देती हूँ कि एक्चुअली होता क्या। इम्पोर्ट ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल, अभी इम्पोर्ट ट्रेड हम क्या बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक रॉ मटेरियल चाहिए, मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रही हूँ जिसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल लेना मैं क्या कर रही हूँ, जापान से मंगा रही हूँ। तो मैंने जापान से अपने देश में मतलब इंडिया में मंगाया, मतलब मैंने क्या किया, वहां से मंगा के अपने पास रख रही हूँ, तो वो मैं ले रही हूँ, चीजें अपने पास मंगा रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। मतलब हम क्या करते हैं, जब किसी बाहर वाली कंट्री से क्या करते हैं, आप सामान मंगाते, कोई भी चीज मंगाते, चाहे कोई भी प्रोडक्ट, कमोडिटी, कुछ भी मंगा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है कि इंपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं वहां से क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ। तो इंपोर्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कंट्री बी से मंगा रही हूँ अपने कंट्री में, इंडिया में, तो ये इंपोर्ट ट्रेड हुआ। अब एक्सपोर्ट ट्रेड है। अब ये जो हमारा एक्सपोर्ट है, इसका जो हमारा वर्ड है एक्सपोर्ट, अब इसके दो वर्ड पे आप थोड़ा फोकस करो, एक्स, अपने एक्स पे मत जाना है। एक्स मतलब अभी आपके जो एक्स है वो जा चुके। एक्सपोर्ट मतलब वही होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके एक्स जा चुके हैं, तो अपने आपके जो एक्स जा चुके हैं उसको छोड़ दो। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने कंट्री से किसी और कंट्री को सामान भेज रही हूँ। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर जापान को कुछ चाहिए मेरे से, फॉर एग्जाम्पल अगर जापान को कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए, कोई मशीन चाहिए, वो कोई प्रोडक्ट मुझसे मंगा रहा है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ, मतलब मेरा प्रोडक्ट यहाँ से कहाँ जा रहा है, जापान जा रहा है, तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड। अभी सेम वही एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है कि मैंने साउथ अफ्रीका से कुछ मंगाया, मैंने एक रॉ मटेरियल मंगाया, उसको एक अच्छे से मस्त उसको पैकेजिंग करके एक फिनिश प्रोडक्ट किया, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके मैंने क्या कर दिया, जापान को भेज दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई, मैंने एक कंट्री से लिया उसको एक अच्छे से, फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना के अच्छे से पैकेजिंग करके मैंने क्या किया, जापान को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये है एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो ऑलरेडी देख लिया कि एक्सटर्नल ट्रेड होता क्या है, इसके कितने पार्ट, इसमें कौन से ट्रेड आते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड से कि एक्सपोर्ट ट्रेड, अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि वही कि हमारे यहाँ से फॉर एग्जांपल कि हम क्या करते हैं, यहाँ से चीज भेज रहे। अभी ये एक है कि एक्सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा है कि इंपोर्ट करना ज्यादा अच्छा है। एक्सपोर्ट करना ज्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू द इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करोगे तो नुकसान होते रहेगा, इसलिए एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट ट्रेड है ना, उसके कुछ प्रोसीजर्स है। अब उसका जो फर्स्ट प्रोसीजर है, इसमें ना टोटल 4 स्टेजेस है, एक एक स्टेज हम देखेंगे कि एक स्टेज में होता क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रीलिमिनरी स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज, प्रीलिमिनरी स्टेज मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग, एकदम इनिशियल स्टेज हम बोलते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्टेज में 2 स्टेप आते हैं। जो फर्स्ट है हमारा, पहला है हमारा रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स। अभी प्रीलिमिनरी स्टेज, टोटल 4 स्टेज है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, जिसमें जो फर्स्ट हमारा जो प्रीलिमिनरी स्टेज है, जो हम लोग बोलते हैं बिगिनिंग का स्टेज, स्टार्टिंग जो हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेज है, तो जिसमें हमारा 2 स्टेप दिया है। फर्स्ट वन हमारा दिया है रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन है, अभी जो एक्सपोर्टर होता है, जो एक्सपोर्ट की एक्टिविटी करता है, उसको ना खुद को ना रजिस्टर कराना पड़ता है। अभी है ना, ऐसे बहुत सारे अथॉरिटीज होते हैं, वहां पे जाके एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। तो इसमें पहला ये है कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर चाहिए रहता है, तो आपको ये कहाँ से मिलते हैं, जो हमारे फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर जनरल होते हैं, उनसे आपको क्या मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। जो करंट हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारे फॉरेन ट्रेड के डायरेक्ट जनरल है, वो हमारे अमित यादव जी है। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पर क्या होता है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिला, कहां से मिला, फॉरेन ट्रेड के डायरेक्ट जनरल से। अब हमारा ये है कि अगर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, दैट इज आपको अगर पैन नंबर चाहिए आपका, तो ये आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से मिलता है। और इससे बहुत सारे अथॉरिटी, जैसे जीएसटी अथॉरिटीज हो गया, ईपीसी अथॉरिटीज, दैट इज ईपीसी हमारा अथॉरिटीज हम बोलेंगे तो हमारे कौन से, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब ये ऐसे काउंसिल होते हैं ना कि आपको गाइड करते हैं कि आप जो ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आपको कैसे करना है, आपकी जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं कि आपको कब क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि आपका प्रोसीजर कैसा होगा, आपको काम कैसे करना है। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। अभी यहाँ पे क्या आता है कि एक्सपोर्टर है ना, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है।
तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, वो ऑर्डर लेता है। अब एक्सपोर्टर हर जगह से ऑर्डर नहीं लेगा, उसने क्या किया कि उसने अपने जगह पर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लिया, और वो क्या करेगा, हर जगह से क्या लेगा, ऑर्डर लेगा। और ये क्या कर सकता है, एक सेल्स ऑफिस भी क्या कर सकता है, हर एक फॉरेन कंट्री में क्या कर सकता है, खोल सकता है, जिससे क्या होगा, उसको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज, जिसमें दो स्टेप्स थे, हमारा एक रजिस्ट्रेशन और एक अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। नेक्स्ट है हमारा प्री शिपमेंट स्टेज। ओके, अब हमारा ये क्या है, प्री शिपमेंट स्टेज, कि यहाँ पर अभी इसके बाद जो स्टेज है, मतलब कि आपका जो गुड्स है फॉर एग्जांपल लोड होने से पहले का क्या प्रोसीजर है, आपका गुड्स फॉर एग्जांपल लोड होने वाला है, तो उससे पहले आपके क्या प्रोसीजर्स आते हैं, वो है प्री शिपमेंट स्टेज। अभी इसमें फर्स्ट हमारे, इसमें भी बहुत सारे स्टेप दिए, जिसमें फर्स्ट हमारा दिया रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अभी जो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर है ना, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया है, तो अब आप ऑर्डर क्या करोगे, उसको वेरीफाई करोगे, कंफर्म करोगे कि आपको जो ऑर्डर आया है, कि आपको कौन से ऑर्डर आए हैं, कितने क्वांटिटीज में आए, क्या प्राइस है, कब उसको डिलीवरी करना है, कब चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होता है कि आप जब ऑर्डर मिलते हैं, ये सब आप चीज चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, फिर कंफर्म करते हो। अब ये जब आपका ऑर्डर आप वेरीफाई करके कंफर्म कर लेते हो ना, तो आप जब देखते हो कि इंपोर्टर्स की कंट्री में आप जो गुड्स इंपोर्ट करने वाले हो, वहां पे जो गुड्स आप भेजने वाले हो, तो उनके कंट्री में कौन से रिस्ट्रिक्शंस है। अब इट इज ऑब्वियस, आपको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप जो उसको बेच रहे हो, तो वहां पे कौन से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। ऑलरेडी मैंने बोला, जब इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं, तो उसमें हर एक चीज हमें देखना पड़ता है, क्या पॉलिसीज है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन से रिस्ट्रिक्शन है, कुछ क्या पता कि वो प्रोडक्ट उस कंट्री में हम भेज सकते हैं कि नहीं भेजते। अगर नहीं भेजा जाता है तो क्या पता अलग चार्जेस लगे, अलग पेनल्टीज लगे। तो क्या होता है कि हमें ये सब, हमें हमारे ऑर्डर्स को वेरीफाई करने के बाद, कंफर्म करने के बाद, हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि इंपोर्टर्स की कंट्री में कौन से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज हमारा एलओसी। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है, ये ना एक्सपोर्टर है ना, वो डिमांड करता है किससे, इंपोर्टर्स के बैंक से। एक्सपोर्टर किससे डिमांड करता है, इंपोर्टर्स के बैंक से। लेटर ऑफ जो हमारा क्रेडिट है, ये एक्चुअली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट का। इधर पे क्या आता है, ये डिमांड क्यों करता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा जो इंपोर्टर है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इसका पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। इसीलिए एक्सपोर्टर क्या करता है, डिमांड करता है इंपोर्टर्स के बैंक की, कि वो उसको क्या इशू करके दे, लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज हमारा एलओसी। ये इसको इशू करके देता है कि इन केस अगर वो पेमेंट नहीं करेगा, तो इसके जगह पर कौन पेमेंट करने वाला है, बैंक है। तो ये एक सेफेस्ट मतलब मेथड है कि आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपको नुकसान हो गया, आपका लॉस होगा, आपको बैंक के थ्रू क्या होगा, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्री शिपमेंट फाइनेंस। अभी प्री शिपमेंट फाइनेंस, अब जब फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर मिल चुका है, अब आपको ऑर्डर बनाना है, आपको ऑर्डर के लिए सब कुछ चाहिए, तो आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की चाहिए, पैकेजिंग के लिए कुछ चाहिए, कुछ स्टाफ चाहिए होंगे, कुछ मशीन चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज की जरूरत है। तो आपको एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। तो इधर पे क्या होता है कि आप अपने बैंक से क्या करते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस मांगते हो। जब आप वो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको जो रहती है ना, तो आप क्या करते हो, अपने बैंक से क्या करते हो, तो आप जो पैसे मांगते हो उसको हम क्या कहते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं। आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए जो भी खर्चे है, वो अपने क्या करते हो, अपने बैंक से ले लेते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, अभी यहाँ पर क्या हो गया कि आपने इंपोर्टर्स के डिमांड पे उसके डिमांड में आप प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस किस ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, कितने में चाहिए, क्या चाहिए, तो आपने उसके हिसाब से क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप क्या करोगे, उसके नीड के हिसाब से आप उसको क्या करोगे, अपने जो भी गुड्स है उसको प्रोड्यूस करके उसको भेजोगे। बट इन केस अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आपके जो भी लोकल सप्लायर्स होते हैं ना, आप उससे क्या करोगे, आप उसको ऑर्डर दोगे, फिर आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे अपना सामान। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड यही है कि अगर इनकेस अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो आप लोकल सप्लायर को ऑर्डर देके आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप क्या करोगे, खुद क्या करोगे, गुड्स प्रोड्यूस करोगे। अभी हमारा पैकेजिंग। ओके, पैकेजिंग है नेक्स्ट। अब पैकेजिंग,
अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग भी करते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कांच का ग्लास का सेट मंगाया ऑनलाइन शॉपिंग से, अगर उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं आती, मेरे फॉर एग्जाम्पल 6 ग्लास का सेट था, ग्लास का सेट, अगर उसकी पैकिंग प्रॉपर नहीं, मैंने बोला कि मुझे 6 ग्लास, जो ग्लास का सेट है वो मुझे एकदम प्रॉपर आना चाहिए, एक भी क्रैक, एक भी ग्लास नहीं टूटना चाहिए, अगर उसकी प्रॉपर पैकिंग रहेगी तो वो ग्लास नहीं टूटेगा। बट अगर इनकेस अगर उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं होती तो मुझे जो ग्लास आया है वो क्या प्रॉपर आएगा, पूरा अक्खा ग्लास आएगा नहीं ना, क्या पता वो टूटा हो तो पूरे ग्लास टूट गए हो, क्या एक ही ग्लास बचा होगा, 2 ग्लास बचोगे और सब ग्लास टूट गए होंगे। तो इधर भी जो पैकेजिंग होता है ना वो बहुत मायने रखता है। तो अगर आप अपने गुड्स, अभी यहाँ पे 3 तरीके से मायने रखता है, अगर आप अपने गुड्स को प्रॉपर क्या करते हो, पैकेजिंग करते हो, तो अगर उससे क्या होता है कि आपके गुड्स प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट रहते हैं। अगर आप अपना गुड्स क्या करते हो, डिस्पैच कर देते हो, भेज देते हो सामने वाली कंट्री को, तो जब आप ट्रांजिट कर देते हो अपना गुड्स, तो आपके गुड्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, आपको टेंशन नहीं रहती कि आपके गुड्स क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। वही आपके अगर गुड्स, जो आपकी गुड्स की क्वालिटी है वो भी क्या रहेगी, अच्छे से रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, क्या होगी, जरा भी खराब नहीं होगी। और इससे क्या होगा, आपके गुड्स का प्रमोशन होगा कि आपने जो प्रॉपर पैकेजिंग की, अच्छे से पैकेजिंग की है, तो आपके गुड्स का क्या होता है, प्रमोशन होता है। इसलिए पैकेजिंग भी क्या होती है, बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट है हमारा ECGC। अब ये ECGC क्या है हमारा, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंपोर्टर ने हमें पेमेंट नहीं किया है, इनकेस अगर वो पेमेंट नहीं करता है और आपका अगर लॉस हो जाता है, तो ये जो ECGC के कवर, इसके थ्रू क्या होता है कि आपका 90% लॉस है ना कवर अप हो जाता है। ECGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। ये ऐसी कॉर्पोरेशन रहती है कि आपको अगर आपका लॉस होता है, अगर हमारे इंपोर्टर इनकेस अगर आपको पेमेंट नहीं करते, तो ये क्या करेगा, आपका 90% ऑफ लॉस क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या करेंगे, कवर अप कर देंगे। नेक्स्ट है GST फॉर्मेलिटीज। अब जो भी एक्सपोर्ट आप करते हो, जो भी चीज आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, आपकी जो भी ट्रेड एक्टिविटी चालू रहेगी एक्सपोर्ट की, तो जो भी उसमें GST की फॉर्मेलिटीज रहती है वो एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज है GST के रिलेटेड, वो उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मरीन इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने बाइक के लिए, कार के लिए, किसी चीज के लिए इंश्योरेंस लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाइक के लिए लिया है, तो अगर आपका बाइक डैमेज होता है तो आपको जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करके देगी। सेम मरीन इंश्योरेंस क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है शिप के थ्रू हो रहा है, आप फॉर एग्जाम्पल की शिप जा रहा है, अचानक से आपके रास्ते में क्या हो गया, बाढ़ आ गई, या शिप में होल हो गए तो पानी घुस रहे हैं, आपके जो गुड्स है वो क्या खराब होने लगे, शिप डूब गया है, पानी में आपके शिप पानी में चला गया, जो आपके प्रोडक्ट्स है वो भी पानी में चले गए, तो इससे क्या होगा, आपका लॉस हो, आपका डैमेज हो, आपके प्रोडक्ट्स क्या हो गए, आपके प्रोडक्ट्स खराब हो गए, आप तक आए भी नहीं, उससे पहले ही खराब हो गए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मरीन इंश्योरेंस लिया है, मरीन इंश्योरेंस अगर आपने लिया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी लॉस है वो कवर अप हो जाएगा। मरीन इंश्योरेंस लेना तो आपको, अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो ना, तो उसमें एक प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना पड़ता है, कुछ भी, हर एक, इट डिपेंड्स कि कौन सी पॉलिसी पे कितनी प्रीमियम है, तो हर एक मतलब आपको क्या होगा, आपने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप उसमें कुछ प्रीमियम पे करोगे, और इनकेस अगर बीच में रास्ते में अगर आपके प्रोडक्ट डैमेज हो गए, खराब हो गए, आप तक नहीं आए, तो मरीन इंश्योरेंस के थ्रू आपका लॉस क्या होगा, कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा C&F एजेंट्स। C&F एजेंट्स अब ये कौन से है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ओके अभी फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपोर्टर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अब जो भी चीज है, अब उसको एक्सपोर्ट रेट जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटी उसमें है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना है, गुड्स प्रॉपर आए कि नहीं आए, गुड्स प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, गुड्स शिप में अभी तक अच्छे से लोड हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब चीज अगर एक्सपोर्टर देखेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा, अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान कब देगा। तो ये सब चीज के क्या करने के लिए क्या होता है, एक क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है, दैट इज हमारे C&F एजेंट। ये क्या करते हैं, उसके बिहाफ पे ये सब काम करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी प्रोसीजर्स रहेंगे डॉक्यूमेंट्स के, जो भी शिप्स गुड्स पे जा रहे हैं उस पे ध्यान रखना, तो ये सब कौन करते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अगर मैन्युफैक्चरर अगर एक्सपोर्टर यही सब करेगा तो फिर वो अपने गुड्स पे ध्यान कब देगा, वो गुड्स कब बनाएगा, इसलिए क्या है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट इसीलिए है। तो हमारे ये कुछ था
हमने क्या देखा कि प्रीलिमिनरी स्टेज, जिसमें हमारे जो बिगिनिंग स्टेज है, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा रजिस्ट्रेशन और दी अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। उसके बाद हमने देखा प्री शिपमेंट, हमारा गुड्स शिप में लोड होने से पहले कौन से प्रोसीजर आते हैं। अब हम देखेंगे शिपमेंट स्टेज। ये ऑलरेडी आपको एक चार्ट में दिखाया है, एक डायग्राम बनाया है, बट मैं आपको नॉर्मल लिख के दिखा रही हूँ। उसके बाद है हमारा शिपमेंट स्टेज। अभी शिपमेंट स्टेज, आपका गुड्स जब है ना शिप में लोड होने वाला रहेगा, जब आपके गुड्स आप शिप में रखने वाले रहेंगे, तो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट वन हमारा प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पहला स्टेप क्या रहता है इसमें का, हम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके, अभी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या होते हैं, ये सब शिपमेंट स्टेज। अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करेगा, एक शिपिंग बिल बनाएगा। एक्सपोर्टर क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो एक शिपिंग बिल बनाता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो क्या करता है, कस्टम हाउस में क्या करता है, आपके मतलब कस्टम हाउस में शो करता है पूरे डॉक्यूमेंट्स है। वहाँ पे कस्टम हाउस में वो क्या करता है, वेरीफाई कराता है, कंफर्म कराता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही है, प्रॉपर है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है, या कोई डॉक्यूमेंट आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है। तो ये सब क्या होता है प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में, कि एक्सपोर्टर क्या करता है, एक शिपिंग बिल बनाता है जिसमें आपके गुड्स के बारे में, शिपिंग बिल इज लाइक कि जहां पर क्या होता है, शिपिंग बिल इट इज जहां पर हम बोल सकते हैं कि आपका गुड्स, आपके गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, गुड्स आपकी कौन सी शिप के बारे में, कौन सी शिप में जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है शिपिंग बिल। तो यहाँ पर ये कस्टम हाउस में क्या करता है, प्रेजेंट करता है, वेरीफाई कराता है, कंफर्म कराता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, प्रॉपर है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लिया, कंफर्म करा लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को क्या कर रहे हो, वेरीफाई करा रहे हो, कंफर्म करा रहे हो। तो इधर पे क्या होता है कि आप अपने गुड्स को क्या करते हैं, जो हमारे कस्टम एग्जामिनर है, जो हमारे पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, दैट इज हमारे PTA, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। तो इसके अंडर आप क्या कराते हो, अपना जो भी आपके जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो क्या कराते हैं, इसके अंडर आपके गुड्स को क्या कराते हैं, एग्जामाइन कराते हैं कि आपके गुड्स प्रॉपर है, नहीं है, सही से है, कितने क्वांटिटी में गुड्स है। ये सब क्या होता है, इस प्रोसीजर, इस स्टेप में होता है। नेक्स्ट है हमारा लोडिंग ऑफ गुड्स। अब जब आपका गुड्स, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रोसेस हो गए, वेरीफाई हो गए, कंफर्म हो गए, आपके इवन गुड्स भी क्या हो गए, प्रॉपर एग्जामाइन हो गए। अब ये है कि आपके गुड्स लोड हो रहे, शिप में आपने अपने गुड्स को क्या कर रहे, भेज रहे हो। तो जब आप कस्टम एग्जामिनर के अंडर, कस्टम एग्जामिनर के अंडर क्या होता है कि आपने अपने गुड्स को क्या करा दिया है, एग्जामाइन करा दिया, तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो रहते हैं उनको एक लेट शिप ऑर्डर मिल जाता है। लेट शिप, जब आप कस्टम एग्जामिनर के अंडर अपने गुड्स को एग्जामाइन करा देते हो, तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को क्या मिलता है, एक लेट शिप ऑर्डर मिलता है। किससे, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से, फ्रॉम दी कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर। मैंने क्या कहा कि जब आप अपने गुड्स को क्या करते हो, एग्जामाइन करा देते हो कस्टम एग्जामिनर के अंडर, फिर आपको एक लेट शिप ऑर्डर मिल जाता है। किसको मिलता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को। किससे मिलता है, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से, दैट इज हमारा CPO। जब आपका गुड शिप में लोड करते हो तब आपको एक मैट रिसिप्ट मिलता है, मतलब आप जब अपना शिप ऐसे शिप बोल रही सॉरी, आपका जो गुड्स है आप जब शिप में लोड करने जाते हो तब आपको एक मैट रिसिप्ट मिलता है। मैट रिसिप्ट होता है, आपको ये मिलता है। कब मिलता है, जब आप अपना गुड्स क्या करते हो, आप अपना गुड्स लोड करते हो शिप में, तब आपको ये मिलता है। फिर आपको क्या मिलता है कि एक शिपिंग कंपनी से आपको बिल ऑफ लैडिंग मिलता है। बिल ऑफ लैडिंग किससे मिलता है, शिपिंग कंपनी से, फ्रॉम द शिपिंग कंपनीज। फ्रॉम द शिपिंग कंपनीज, companies।
ओके सो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब बहुत सारे प्रोसीजर्स, जब आपने क्या किया, गुड्स को क्या किसके अंडर, कस्टम एग्जामिनर के अंदर आपने क्या किया, एग्जामिन करा दिया, तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को क्या मिलता है, लेटशिप ऑर्डर, किससे मिलता है, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से। उसके बाद जब आप अपने गुड्स को क्या करते हो, जब शिप में लोड करने जाते हो ना, तब आपको एक मैट रिसिप्ट मिलता है। और उसके बाद आपको जो आपके जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, शिपिंग कंपनी से जो रहते हैं, शिपिंग कंपनी से आपको बिल ऑफ लैंडिंग मिलता है, जिसमें वही इंफॉर्मेशन रहता है कि आपके जो गुड्स है कौन से कितने क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कौन से क्वालिटी ऑफ गुड्स है, पैकेजिंग वगैरह है, कौन से शिप में आपका गुड्स लोड हो रहा है, ये सब चीज के बारे में क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये हमने देखा हमारा शिपमेंट स्टेज, कि जब आपका गुड्स लोड होने वाला रहता है तब कौन से प्रोसीजर, कौन से स्टेप है। तो प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट देखा, जिसमें हमने देखा कि आप क्या, जिसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर, शिपिंग बिल प्रिपेयर करता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करता है, कस्टम हाउस में दिखाता है, ताकि आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके उस टाइप पे सबमिट हो। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट गलत है, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ये सब चीज का होता है कि आप ऑलरेडी पहले से करके रखते हो। उसके बाद आपके गुड्स एग्जामाइन होते हैं, कि अपने गुड्स एग्जामाइन कर लिया, किसके अंदर होता है, पीटीआई पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के अंदर। उसके बाद ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आपको हर एक चीज, हर एक स्टेप के अंदर, हर एक स्टेप के बाद हर एक चीज, हर एक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट शिपमेंट स्टेज, लास्ट इसका ये हमारा पोस्ट शिपमेंट स्टेज। अब जब हमारा गुड्स लोड हो चुका है शिप में, उसके बाद का स्टेज क्या आता है, तो उसमें पहला स्टेज हमारा है शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस, अभी यहाँ पर क्या आता है ना, कि एक्सपोर्टर क्या करता है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसको भेज देता है, एक्सपोर्टर है ना, इंपोर्टर को भेज देता है। अब उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारा एक पैकेजिंग लिस्ट हो गया। पैकेजिंग लिस्ट बोलेंगे तो आपके जो भी पैकेजिंग के इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स होते हैं वो है। कमर्शियल लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस होता है। उसके बाद नॉन नेगोशिएबल कॉपी होता है। और इसके साथ, ये सब के साथ एक एडवाइस लेटर भी क्या करता है, एक्सपोर्टर इंपोर्ट को क्या करता है, भेज देता है। तो इधर पे क्या होता है, शिपमेंट एडवाइस, दैट इज एडवाइस लेटर के साथ एक कमर्शियल एक बिल होता है। एडवाइस लेटर के साथ वो क्या करता है, हर एक डॉक्यूमेंट, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि हमारे पैकेजिंग लिस्ट हो गए, उसके बाद हमारे कमर्शियल इनवॉइस होगा, नॉन नेगोशिएबल कॉपी हो गए, ये सब चीज का क्या करता है, वो इंपोर्टर को क्या करता है, डॉक्यूमेंट भेज देता है। किसके साथ, एडवाइस लेटर के साथ है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अभी आपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाया था इंपोर्टर्स के बैंक से, करवाया था क्यों, क्योंकि अगर इनकेस अगर वो नहीं करता है तो इंपोर्टर का बैंक है, हमें क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आपको बैंक को रिप्रेजेंट करने पड़ते, क्यों। अब आप जब को अगर आप नुकसान चाहते हो तो आप मत करो, अब ऑलरेडी आपने अपना गुड्स, आपने क्या किया, अपना सामान भेज दिया, अब आपको पेमेंट तो चाहिए रहेगा ना। अब आप क्या बिना पेमेंट के, आप बिना पैसे के लेन देन कर रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था ना। तो यहाँ पर क्या हो कि अब बैंक को क्या कर रहे हो, आप हर एक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो, ताकि आपको पेमेंट आपको क्या हो, रिसीव हो जाए। नेक्स्ट रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। रियलाइजेशन on export incentives. ओके, incentives ES है, हाँ ओके, एक मिनट, PIVES। ओके, अभी यहाँ पर क्या होता है कि इधर है ना, एक कंसर्न अथॉरिटीज रहती है, उसके सामने आप हर एक डॉक्यूमेंट्स को एकदम प्रॉपर्ली अरेंज कर देते हो, क्यों, ताकि फॉर एग्जांपल आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाए। अब इंसेंटिव्स मिलेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपने सामने वाली कंट्री को क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, उसको उन्होंने जो ऑर्डर दिया था आपने वो कर दिया। अब उस कंट्री के क्राइटेरिया के अंदर किया है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के, उनके पॉलिसी के अंडर किया है, तो कंसर्न जो अथॉरिटीज रहेगी ना, आपको कुछ इंसेंटिव्स दे देगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने जीएसटी पे किया है तो आपको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, या आपको कुछ और ऐसे इंसेंटिव्स है वो दे देगी, आपके कुछ ड्रॉबैक्स है या कुछ रिफंड है वो सब आपको क्या कर देगी, पे कर देगी। तो ये क्या होता है, रियलाइजेशन ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। लास्ट हमारा इसका जो स्टेप है, फॉलो अप।
अब यहाँ से क्या हो गया, हमने हमारा यहाँ से गुड्स डिस्पैच हो गया, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं ना, तो इंडिया ने क्या किया, मैंने यहाँ क्या, यहाँ से गुड्स हमने डिस्पैच कर दिया, तो मैंने वहां से इंपोर्टर को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ से आपका गुड्स डिस्पैच हो गया है। तो जो भी रहेगा तो मैं क्या करूंगी, उसको फॉलो बता दूंगी, जो भी चीजें मैंने उसको बता देगी यहाँ से आपका गुड्स जा रहा है, जो भी रहेगा, फिर जो भी रहेगा वो सामने वाला इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बता देगा। तो ये प्रोसीजर थे ऑलरेडी, आपको आपके टेक्स्ट बुक में अगर आपने देखा होगा तो एक प्रॉपर चार्ट बना के दिया है कि प्रीलिमिनरी स्टेज के 2 स्टेप लिखे, प्रॉपर ऐसा बनाया है। तो आप वो पहले चार्ट बनाना, फिर हर एक चीज को एक्सप्लेन करना, तो आपका पेपर जो आप प्रेजेंट करोगे एग्जाम में ऐसे आंसर, तो प्रॉपर डायग्राम बनाना, फिर हर एक चीज को क्या करना, प्रेजेंट करना। अब मेरे पास इतना स्पेस नहीं था कि मैं एक प्रॉपर चार्ट बनाऊं फिर उसमें लिखूं करके, तो मैंने हर एक चीज को लिखा है फिर आपको बताया है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट रेट था जिसमें हमने प्रोसीजर देख लिया। अब हम देखेंगे हमारे इंपोर्ट रेट जो है उसमें कौन से प्रोसीजर्स है। इंपोर्ट ट्रेड है ना, अब इंपोर्ट ट्रेड है ना, मोस्टली ना हर एक कंट्रीज में ना गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही होता है, बिकॉज जो भी गुड्स आ रहे हैं तो वो गुड्स इलीगल है या गुड्स हमने जो मंगाए वही गुड्स आए हैं कि नहीं आए हैं, जो गुड्स है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कुछ गलत गुड्स तो नहीं आ गया है, कुछ ज्यादा तो नहीं आ गया, कुछ और साथ में नहीं आ गया। तो ये सब चीज क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है। तो जितने भी इंपोर्ट ट्रेड एक्टिविटी होते हैं इसको मोस्टली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर या गवर्नमेंट ही क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इंपोर्ट स्टेज भी जो उसके प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर ही है। तो हमारा जो फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड, फर्स्ट वन दिया हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज, सेम जैसे हमने अभी हमारे एक्सपोर्ट में देखा जो फर्स्ट स्टेज, वही सेम हमारे इंपोर्ट ट्रेड में दिया है, जिसमें फर्स्ट हमारा जो स्टेप था रजिस्ट्रेशन था। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंपोर्टर होता है उसको क्या कराना पड़ता है, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है अलग अलग अथॉरिटी से। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर चाहिए तो उसको कहाँ से मिलेगा, जो फॉरेन ट्रेड होते हैं उसके डायरेक्टर जनरल जो होते हैं उसको मिलता है। और अभी करेंटली कौन है, अमित यादव जी है। उसके बाद अगर उसको चाहिए पैन नंबर, दैट इज उसको परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, तो उसको कहाँ से मिलेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा। फिर उसमें जो भी जीएसटी के फॉर्मेलिटीज है वो सब उसको देखना पड़ेगा, वो सब उसको करना पड़ेगा। ये था हमारा उसका फर्स्ट स्टेप, किसका, प्रीलिमिनरी स्टेज का फर्स्ट स्टेप था हमारा रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा नेगोशिएशन। अभी नेगोशिएशन क्या आता है, मतलब कि डिस्कस करना कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो गुड्स आप जो गुड्स क्या कर रहे हो, सामने वाली कंट्री को आप जो भी गुड्स आपको चाहिए तो आपने सामने वाली कंट्री को बताया, तो उसके क्या प्राइस रहेंगे, कितनी क्वांटिटी रहेगी, उसके क्या क्रेडिट पीरियड रहेंगे, कि आप कितना पेमेंट कब करोगे, कितना पेमेंट बाद में करोगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है सेल के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर। ये सब चीजें क्या होती है, नेगोशिएशन होती है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें देखते हो, डिस्कस करते हो कि कौन सी क्वालिटी के गुड्स रहेंगे, कौन से गुड्स रहेंगे, कितने प्राइस रहेंगे, कब पेमेंट करना है, कितने टाइम में पेमेंट करना है, आधा पेमेंट एडवांस में करना है। ये सब चीजें क्या होता है, नेगोशिएशन में क्या होता है, डिस्कस होता है। नेक्स्ट है हमारा प्री इंपोर्ट स्टेज। प्री इंपोर्ट स्टेज, ओके। अब प्री इंपोर्ट स्टेज ऑलरेडी आप इंपोर्ट आपका जब गुड्स आने वाला रहेगा तो उससे पहले का क्या स्टेप रहेगा, तो फर्स्ट है कोटा सर्टिफिकेट, कोटा सर्टिफिकेट, ओके। अभी ना यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ कोई गुड्स अगर आप इंपोर्ट करवाते हो ना, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन, ऐसे कुछ गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जो गुड्स हम इंपोर्ट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल बता रही कि अगर ये मार्कर ये इंपोर्ट नहीं हो सकता है, जस्ट एन बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर ये नहीं हो सकता तो अगर आपको वो चीज इंपोर्ट करवाना है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उस गुड्स को इंपोर्ट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन मंगा रहे हो या कोई ऐसी रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप कोई वेपन मंगा रहे हो या कोई चीज मंगा रहे हो, तो अगर वो इंपोर्ट नहीं करवा सकते तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्या करना पड़ता है, कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, वो चीज को इंपोर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस।
अभी यहाँ पर क्या होता है कि आप अब पेमेंट करने वाले हो तो आप अपने कंट्री के हिसाब से आप अपने कंट्री का जो पैसा रहता है ना वो नहीं पे करना है, आप डॉलर में पेमेंट करने वाले हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करवाना है तो आप आरबीआई को एक एप्लीकेशन देते हो। अब आप डायरेक्ट आरबीआई को एप्लीकेशन नहीं देते हो, आप क्या करते हो अपने बैंक के थ्रू, क्या अपने बैंक के थ्रू आरबीआई को एप्लीकेशन जाता है। जब आपका बैंक, क्योंकि आप डॉलर में पेमेंट करने वाले इसलिए आपको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करवाना पड़ता है आरबीआई के थ्रू, तो आपका बैंक क्या करता है आपके थ्रू आपके बिहाफ पे आरबीआई को एप्लीकेशन देता है। जब आपकी एप्लीकेशन आरबीआई अप्रूव कर देती है तब आप ऑर्डर क्या करते हो प्लेस कर लेते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑर्डर प्लेसमेंट। हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस हो गया, हमें आरबीआई ने अप्रूव कर दिया कि आपका फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस हो चुका है, तो अब आप ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हो। तो अभी आप क्या करोगे, आप जो भी आपके सप्लायर्स रहेंगे, जो भी एक्सपोर्टर्स है, आप उससे क्या करोगे, नेगोशिएट करोगे, जो भी है डिस्कस करोगे, डील करोगे कि आपकी कौन से गुड्स चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, कब डिलीवर करना है, कब तक चाहिए, जो भी रहेगा इस सब का, जो भी पेमेंट के रिलेटेड है ये सब आप क्या करोगे ऑर्डर प्लेसमेंट की चीज में देखोगे। नेक्स्ट है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज हमारा एलओसी, जो ऑलरेडी हमने किस में देख लिया था, एक्सपोर्ट में देख लिया था। ये एलओसी जो होता है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट का, जो क्या करता है इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को क्या करता है इशू करके देता है, बिकॉज एक्सपोर्टर डिमांड करता है। क्योंकि अगर इनकेस अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया है तो इंपोर्टर का बैंक उसको क्या करेगा, पे करेगा। तो ये सेफेस्ट मतलब मेथड रहता है कि आपको आपके पैसे का टेंशन नहीं रहेगा कि आपका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा शिपमेंट एडवाइस। अभी शिपमेंट एडवाइस एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं कि जहां पर क्या होता है कि आपके जो गुड्स एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर इसको इशू करवाता है कि आपके जो गुड्स वहां पर आए हैं वो आपके गुड्स के रिलेटेड, कि आपके गुड्स आपका जो गुड्स है वो कितने क्वांटिटी में है, उसका क्या प्राइस है, जो भी चीज रहेगा वो उस चीज डॉक्यूमेंट में ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा प्री इंपोर्ट स्टेज था जिसमें हमने ऑलरेडी देख लिया कोटा सर्टिफिकेट। मैंने बताया कि अगर कुछ गुड्स अगर आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते, वो गुड्स आपको चाहिए तो आपको कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कहाँ से आपको मिलता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू करवाना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस की आप डॉलर में पेमेंट करने वाले, अपने सामने वाली कंट्री को आप अपना पैसा तो नहीं दोगे ना, डॉलर में पैसा दोगे, तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करवाना पड़ता है। उसके बाद आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट होती है। उसके बाद आप क्या करोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट जो भी है, दैट इज द सेफेस्ट मेथड, एक इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट का। तो इससे क्या होता है कि इंपोर्टर्स के बैंक क्या करते हैं, एक्सपोर्टर को पे कर देते हैं। शिपमेंट एडवांस जिसमें आपके गुड्स के बारे में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। जो हमारा नेक्स्ट है इंपोर्ट स्टेज, थर्ड हमारा स्टेज है इंपोर्ट। अब जब आपका क्या होता है कि गुड्स आ जाता है तो उसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है, तो हमारा जो फर्स्ट है रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी ना यहाँ पे क्या होता है, जैसे ना एक्सपोर्टर क्या करता है हर एक डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को भेजता है, तो इंपोर्टर हर एक डॉक्यूमेंट क्या करता है रिसीव कर लेता है। जैसे हमारा पैकेजिंग लिस्ट था जिसमें हर एक पैकेजिंग के बारे में, कमर्शियल इनवॉइस था, देन हमारा नॉन नेगोशिएबल कॉपी था, जो और हमारा एक सर्टिफिकेट ओरिजिन था। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप बोल सकते हो कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये आपको मतलब आप प्रूफ कर सकते हो अपने आप को कि हाँ आपने जो गुड्स हमें ऑर्डर दिए तो वो हमारे कंट्री से ही मैन्युफैक्चर होकर आई है। तो सर्टिफिकेट ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, आपके गुड्स इंस्पेक्ट किए गए, फिर जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक्सपोर्टर क्या करता है भेजता है और इंपोर्टर रिसीव करता है। तो रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमारा ये है। नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सी एंड एफ एजेंट्स होते हैं, दैट इज हमारे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, या क्या करते हैं एक बिल ऑफ एंट्री बनाते हैं कस्टम क्लियरेंस के लिए। कि अभी बिल ऑफ एंट्री आप बोलेंगे कि बिल ऑफ एंट्री एक्चुअली होता क्या है, कि आपके गुड्स के बारे में ही है कि आपके गुड्स के क्वालिटी क्या है, पैकेजिंग क्या है, ये सब, उसके प्राइस क्या है, क्या क्वालिटी है, कितने क्वांटिटी में है, ये सब चीज उसके बारे में रहता है, ताकि एक वेरीफाई रहे, कंफर्म रहे कि आपका एक जो बिल ऑफ एंट्री वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही है, प्रॉपर है, कोई गलत नहीं, कुछ भी मतलब आपने कुछ गलत नहीं दिखाया है, आप कुछ गलत नहीं मंगा रहे करके। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ऑर्डर।
अभी यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने जापान से मंगाया, मतलब जापान से, मतलब मेरा गुड्स, मेरा जो जापान से ऑर्डर आया, तो मेरा यहाँ से इंडिया से जापान में गया, तो जो भी उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है ना, वो डिलीवरी गुड्स, डिलीवरी ऑर्डर, मतलब वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना पड़ता है। अब ये डिलीवरी ऑर्डर जो रहता है ना, इससे क्या होता है कि आपके ना, जब आप गुड्स अपना अनलोड करते हो ना, तो आपको ईजी पड़ता है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जितना पड़ता है वो आपको क्या करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कस्टम क्लियरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कस्टम क्लियरेंस में, कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने क्या किया है, सब उसको क्या कर दिया है, कस्टम अथॉरिटी को, सब कस्टम अथॉरिटी को दिखा दिया है, कंफर्म करा दिया है, वेरीफाई करा दिया है कि जो भी चीजें सब सही है। कस्टम क्लियरेंस में जो भी अगर आपको कस्टम ड्यूटीज पे करनी रहेगी, आप वो पे कर दोगे। तो ये हमारा था इम्पोर्ट स्टेज, जिसमें हमने 4 स्टेप देखे। हमारा फर्स्ट था रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एंट्री, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, एंड द लास्ट वन दैट इज कस्टम क्लियरेंस। तो ये हमारा था थर्ड स्टेज, दैट इज हमारा इम्पोर्ट स्टेज। अब हमारा लास्ट जो बचा है, लास्ट हमारा कौन सा बच गया अब, ओके। अब ये 3 होने के बाद हमारा एक बचता है पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज। पोस्ट बी, पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज। अब आपका गुड्स आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया, अब उसके बाद का कौन सा स्टेप बचता है? तो जो फर्स्ट हमारा है पोस्ट ट्रस्ट ड्यू, मतलब जो भी आपका पेमेंट बाकी है आप होगा, मतलब जो भी जितना आपका पेमेंट बाकी है, जो भी पैसा बाकी है, आपको क्या करोगे, उसको पे कर दोगे। पोस्ट ट्रस्ट ड्यूज क्या था यहाँ पर, कि आपका जो भी पेमेंट बाकी, आपने जो भी पेमेंट बाकी था, जितना भी पेमेंट बाकी था, आपने वो पे कर दिया। नेक्स्ट है हमारा कस्टम ड्यूटी। अब आपने क्या किया, जो भी कस्टम अथॉरिटी है, कस्टम अथॉरिटी, आपका जो भी उसमें कस्टम ड्यूटी पड़ता है, जो भी कस्टम ड्यूटी है, तो आपने वो क्या कर दिया, कस्टम ड्यूटी क्या कर दिया, पे कर दिया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑन प्रीमियम। अब आपका जो भी प्रीमियम है, जो भी फॉर एग्जांपल कि आपने जो भी गुड्स मंगाए हैं, आपने अब इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, अब जो भी गुड्स के ऊपर आपने इंश्योरेंस लिया है, अब वो गुड्स पे डिपेंड करता है कि उसको उस पे कितना प्रीमियम है, तो वो उस पे गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो तब क्या है कि आप तो जो भी प्रीमियम रहेगा आपने क्या कर दिया, वो पे कर दिया। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ फ्रेट। पेमेंट ऑफ फ्रेट, मतलब वही जो ऑलरेडी मैंने बोला था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, फॉर एग्जांपल इंडिया से जापान में गया, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन में बीच में जो भी खर्चा आया है, वो जो भी पैसा रहेगा वो उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एक्सपोर्टर्स पेमेंट, एक्सपोर्टर्स पेमेंट, एक्सपोर्टर पेमेंट। सो अब एक्सपोर्टर पेमेंट क्या है, कि जो भी फॉर एग्जांपल कि अभी ये था डील हुआ था कि आधा पेमेंट इतना होगा, फॉर एग्जांपल अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करवाया है या कोई ड्राफ्ट है, तो उसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने बोला कि आधा पेमेंट उसने एडवांस में किया, आधा पेमेंट वो इतने महीने बाद करेगा, तो जो भी एक्सपोर्टर का पेमेंट रहेगा वो क्या करेगा, उसको पे कर देगा। नेक्स्ट है लास्ट है हमारा फॉलो अप। फॉलोअप वही है कि अब जब उसको गुड्स आ गए हैं, तो वो उसने एक्सपोर्टर को कॉल करके बोल दिया कि गुड्स आ गए हैं। अब जो भी उसको गुड्स में जो भी डैमेज रहेगा, जो भी इश्यू रहेगा, वो क्या कर देगा, उसको बता देगा कि हाँ ये गुड्स है, ये गुड्स आ चुके हैं, कुछ डैमेज हुआ है, कुछ गुड्स नहीं आए हैं, जो मैंने बोला था वो एग्जैक्ट नहीं आए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, वो उसको बता देगा। तो ये था हमारा इम्पोर्ट्स के प्रोसीजर, जो मतलब सब ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जो एक्सपोर्ट था इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम है वो आपको याद रखने हैं, और एकदम जैसे मैंने बताया कि आपको एक चार्ट दिया है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। पहले आपको चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद हर एक को एक्सप्लेन करते जाना, और जो भी जैसे स्टेज का हर एक स्टेज को, प्रीलिमिनरी स्टेज है उसको अंडरलाइन करना, फिर लिखना। तो इससे क्या होता है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। जो सामने वाले टीचर्स रहेंगे अगर वो चेक करेंगे तो उनका आइडिया रहेगा कि आपने हर एक स्टेज के बारे में लिखा है, हर एक स्टेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपने दी, हर एक स्टेप के बारे में लिखा है। नेक्स्ट ये हमारा जो लास्ट उसमें बच गया है, दैट इज हमारा एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल मैंने साउथ अफ्रीका से मंगाया, इंडिया में आया, मैंने उसको एक रॉ मटेरियल मंगाया था, अब उसको मैंने अच्छे से एक फाइनल प्रोडक्ट बना के अच्छे से पैकेजिंग करके मैंने क्या कर दिया, जापान को भेज दिया। तो यहाँ पर क्या कि मैंने एक कंट्री से मंगा के अपने पास रखा, अपने पास उसको अच्छे से करके मैंने सामने वाली कंट्री को क्या, दूसरी वाली किसी और कंट्री को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट कर दिया। तो वही एंट्री पोर्ट ट्रेड है। आई होप सो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इंटरनल ट्रेड,
क्या एक्सटर्नल ट्रेड क्या है। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर जो ट्रेड का था वो खत्म हो गया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।